नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। पाकिस्तान हारा तो गाजा क्यों याद आया? जी हां, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जबरदस्त हार के बाद हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। तो पाकिस्तान की करारी शिकस्त ने मिडिल ईस्ट में हमास की बेरहमी के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल को भी खुशी और सुकून का एक बड़ा मौका दिया। क्रिकेट के मैदान में मिली हार से पूरा पाकिस्तान सदमे में डूबा था। उनके इस जख्म पर इजराइल ने न सिर्फ नमक छिड़का बल्कि उस पर तंज कसते हुए पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर दी। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने एक ट्वीट करते हुए भारत की शानदार जीत पर खुशी जताई और पाकिस्तान की हार पर चुटकी लेते हुए कहा कि पाक अपनी जीत हमास को समर्पित नहीं कर पाया है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के एक ट्वीट के बाद उस वक्त हंगामा मच गया था जब उन्होंने खेल को गाजा की जंग से जोड़ दिया और एक मैच जिताऊ परफॉर्मेंस को गाजा के लोगों को समर्पित कर दिया। तब उन पर एक्शन की मांग भी उठी। बार बार इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान पर मोसाद नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने भी खूब चुटकी ली है। इजरायली झंडे फाड़ने वाली तस्वीर पर तंज कसते हुए पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली पर तंज कसा गया और फिर विश्व कप में हार का जिक्र भी किया गया। वजह साफ है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा पाकिस्तान करता है वैसा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यहां कई बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि जब खेल का मैदान है तो भाई खेल खेलिए, लेकिन इसमें यहूदी और मुसलमान करना यह कहां तक जायज है? बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग अगर आपका काम है या फिर आपको मौलाना वाले टिप्स देने की भी आदत है और अगर वो काम है वो ज्यादा अच्छा लगता है तो वो कीजिए। एक सवाल यह भी है कि क्या रिजवान पाकिस्तान के इमरान खान बनना चाहते हैं? क्या सियासी हसरतें भी उनके दिल में हिलोरे मार रही है? और एक सुलगता हुआ सवाल यह भी कि इंसानियत के कत्ल पर मजहब की दुकान चलाने के ख्वाब क्यों देखे जा रहे हैं? कम से कम खेल के मैदान को और मजहब की बातों को अलग अलग क्यों न रखा जाए? और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे परिचय आपका करा दें। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सिन्हा सर आपका। अमित रैना जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रैना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राजा काशिफ जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजा काशिफ आपका स्वागत। उसामा जायद इस वक्त हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। उसामा आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबीना शहबाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत सबीना आपका भी। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कुछ बड़े अपडेट्स जो इस वक्त हमें मिल रहे हैं वो बड़े अपडेट्स एक बार हम दर्शकों को बता दें। सबसे पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि गाजा पर इस वक्त इजराइल नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। गाजा पर हमले में बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए 3 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया और उसका भी वक्त करीब करीब निकल गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक मिसाइल अटैक किया। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और कई इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कतर में हमास ईरान के विदेश मंत्री की बैठक भी हुई है। बैठक के बाद ईरान ने धमकी दी है कि युद्ध नहीं रोका तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महमूद अब्बास से हमास की निंदा करने की अपील की है। गाजा के हालात पर WHO ने भी अब चिंता जाहिर की है। तो चीन ने गाजा में इजरायली एक्शन को आत्मरक्षा से परे बताया है। ये अपडेट है कि दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान है और सबसे पहले सबीना शहबाज, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि क्रिकेट स्किल का गेम है या सब कुछ अल्लाह कराता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले क्रिकेट बिल्कुल स्किल का गेम है, बट ये होता है कि क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। हमने कभी भी इंडिया से क्रिकेट जो है वो जीतने के लिए नहीं खेली। हमने हमेशा जो है वो अच्छे ताल्लुकात बहाल करने के लिए जो है वो खेली है। कोशिश यही होती है, बट एक हमारा फ्लॉ बैक खेलें कि जब इंडिया के साथ मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो स्पेशली थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाती है, क्योंकि ये देखते आ रहे हैं कि हालांकि 92 का वर्ल्ड कप जो है वो हम बहुत उससे अच्छे तरीके से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद वो मैच भी जो है वो हम इंडिया से हारे थे। तो इंडिया से मैच खेलने का हमारा हर किसी मकसद नहीं होता कि हमने मैच जीतना, बल्कि अच्छे ताल्लुकात जो है वो खेलने होते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो है वो मेंशन करूंगी कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, बट इंडिया को जो है वो इस चीज़ पे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप के लिए जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। और हमारी जो क्रिकेट टीम है, ऑल्दो कि आप लोग हमारे क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा जो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी टीम को, हमारे लोगों को, जो कम से कम 1.25 लाख दर्शक वहां पे मौजूद थे, उनको जश्न मनाने का मौका दिया।
आप लोग ऐसा मौका देते रहे, हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे, शुक्रिया करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल दूसरे उसमें परिप्रेक्ष्य में था सबीना, और वो सवाल ये था कि अगर क्रिकेट स्किल का गेम है तो एक मैच में आप 100 भी करेंगे, दूसरे मैच में आप 0 पे भी आउट होंगे, तीसरे मैच में आप फिर से 100 करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपनी पारी को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को मानवीयता से परे जाकर आप अगर कहें कि जंग में जो दोनों तरफ के निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, उनको डेडिकेट करते हैं तो भी समझ में आता है? क्या आपको लगता है कि इसमें मजहब को आगे रखने की आवश्यकता थी जो रिजवान ने किया? नहीं, देखिए, रिजवान ने जो किया वो किसी हद तक उन्होंने ठीक है, उन्होंने अपने माइंडसेट के हिसाब से किया, ठीक किया। मैंने पहले बताया कि हमारी जो टीम है वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा ले जाती है, और बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हमारा ये होता है कि यार अगर कोई हमारे ऊपर बुरा वक्त है, या अगर हम हार रहे हैं, या अगर हम कोई चीज लाइक, देखिए रिजवान ने अपना बेस्ट दिया, इसके अलावा से शफीक जो है उन्होंने अपना बेस्ट दिया, बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आया और वो जो है वो जल्दी आउट हुए। तो उसके बाद मतलब ये कहना कि मजहब को बीच में लाना, तो मजहब कार्ड जो है वो तो फिर भारत में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से ज्यादा चलता है, और हम हारे भी, और किसी खास अच्छे तरीके से नहीं हारे, बट उसके बावजूद जो हमारे किसी इंडियन क्रिकेटर ने ये नहीं लिखा कि हमने रिजवान को बोल्ड मारा तो ये इजराइल के लोगों को हमने समर्पित कर दिया या उनके लिए ठीक था। ये जो रॉकेट की तरह बॉल गई बुमराह की, वो इजराइल को डेडिकेटेड है, ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रिकेट स्किल का गेम है, कोई गेंद अंदर भी आएगी, किसी गेंद पे चौका भी पड़ेगा। मैं इस पे एक अमित रैना आपका रिएक्शन चाहता हूं कि क्या ये गेम अलग है जिसको गेम स्पिरिट कहते हैं, जेंटलमैन गेम कहते हैं, और जंग अलग है, इन दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान ने कभी भी हिंदुस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नॉर्मल नहीं समझा है। ये जो मोहतरमा कह रही है बिल्कुल झूठ है, और इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि काफिर से हार गए और ये बार बार हारते रहे हैं। ये हर मैच के बाद अगर इनका कैप्टन आके कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और उसके बाद शुरू करते हैं क्रिकेट की बात, और ये कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं मैच को लेकर। ये वो देश है जिसने धर्म के नाम पर बना है, जिसमें 27% गैर मुसलमान आबादी आज 1% पर पहुंच गई है। वो कहते हैं हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये आतंकवाद को हर जगह लाना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो नॉर्मल जिंदगी हो। और इनके हालात इतने खराब हैं कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आप दोनों साइड से जो बेकसूर मारे जा रहे हो, अगर आप उन पे शोक व्यक्त करें तो समझ में आता है। आप एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? ये उम्मा का प्यार है, आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा होना, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान और पाकिस्तानी। आतंकवाद को समर्थन देना, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना, और उसको हर जीवन के हर एरिया में लाकर उसको मजहब के साथ जोड़ना, ये पाकिस्तान की पुरानी बीमारी है। ठीक है डॉक्टर राजा काशिफ, अब रिजवान किसको डेडिकेट करेंगे, ये जो कल मुकाबला हार गए उसको? राजा काशिफ साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? लगता है जी मैं सुन रहा हूं। जी प्लीज बोलें। अब ये किसको, जो हार गए कल, ये किसको डेडिकेट करेंगे? देखिए, हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंडिया जीता है। मैं मुबारक देता हूं इंडियन टीम को, और यकीनन इंडियन जितने हैं वो एक अच्छा लम्हा है। और क्रिकेट जो होती है, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की तरह होते हैं, लेकिन क्रिकेट को मैं कोई अच्छा गेम नहीं समझता। टेक्निकली टीम वर्क का गेम नहीं है। यहाँ हर शख्स अपनी गुड्डी उड़ाने के लिए बैठा हुआ है कि उसका नाम ऊंचा हो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान जीता होता तो आप मुझसे इस तरह ना पूछ रहे होते। राजा काशिफ, ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत भी जाता, ये इसलिए सवाल मेरा नहीं था कि पाकिस्तान हार गया। कोई गेम ऐसा भी होगा जहां पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे और मैच जीत कर आएंगे। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि जब उनकी सेंचुरी हुई, उन्होंने श्रीलंका को हराया और वो मैच बड़ा अच्छा खेला था, उनके क्रिकेट स्किल की बड़ी तारीफ हुई कि उन्होंने 131 रन किए, बड़ा अच्छा खेला। और मैं हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट होकर भी ये कह रहा हूं कि रिजवान ने बड़ा अच्छा क्रिकेट उस दिन खेला था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कहेंगे कि ये गाजा को डेडिकेटेड है, इस पे प्रॉब्लम है कि आप किसे डेडिकेट करेंगे। आप माइंडसेट क्या है? आप क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट का जश्न मना रहे हैं, कि क्या करना चाहते हैं?
देखिए, क्रिकेट को तो सब अपनी तरीके से लेके चलते हैं, और चूंकि फलस्तीन के हालात आपके सामने है, इसराइल की वॉर है, फिर उसमें लाजिम बात है ये चीजें सामने आएंगी। और अगर आप बात मुझसे करते हैं क्रिकेट से, आप उस तरफ जाना चाहते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे क्या है या टेक्निकल बेसिस क्या हो रही है, तो मुझे कह रहे थे कि फिर 2014 का वो टाइम भी याद करेंगे। हिंदू की खबर थी कि आपके जो एडवाइजर है, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत देवल ने एक सीक्रेट मिशन किया, खुफिया दौरा भी किया है इराक का। तो जो दाइश है उसको आप लोग वेपन भी दे रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की। उसके बाद एक आ जाती है रिपोर्ट के 7 कंपनीज है इंडियन। तो अब तो हमें ये समझ नहीं आता ना कि आज हो सकता है आपको पता लगे हमें कि कल हमास को भी इंडिया ही वेपन भी दे रहा हो। आपने तो सबको लेके चल रहे हैं। तो ये आप और इंडिया की यही तो हमास को इंडिया वेपन दे रहा है, और आप लोग सूखा समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर राजा काशिफ, डॉक्टर राजा काशिफ, और बिजनेस मतलब कोई इल्जाम लगाने से पहले कुछ लॉजिक भी लगाएं। आप लोग खाली सूखा समर्थन कर रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत गजब का हुआ, जो हुआ वो ऐतिहासिक लम्हा है, ये तो होना ही था, ये तो करना ही चाहिए। शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं, और वेपन इंडिया दे रहा है। और इंडिया से आप लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि उसने कहा कि हम इजराइल के मारे जाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में तो भारत को चाहिए कि अब अपने आप को ठीक करे, और इसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारत बहुत ठीक है राजा काशिफ साहब, आपको कम से कम यह तय करना है कि आप इंसानियत के साथ हैं। हमारा तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब हमास टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा और सैकड़ों लोगों को मारेगा, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाएगा, उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये केवल राजा काशिफ और उनका पाकिस्तान कर सकता है। हमास को भी आप वेपन बेच रहे होंगे, नहीं हमास को भी आप वेपन दे रहे होंगे, फिर इसका मतलब है जी दूसरी तरफ इजराइल के यार कैसे कर लेता है इंडिया, मुझे तो समझ नहीं आती। मेजर जनरल टाट के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और वो इस पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सिन्हा साहब, अब एक नया प्रोपेगेंडा गढ़ने की कोशिश है, और उसमें यह है कि हमास के पीछे तो आप खड़े हैं। जी हाँ, जय हिंद। देखिए राम मोहन साहब, ये जो हमारे पाकिस्तान के गेस्ट हैं, सबीना को सुना, डॉक्टर राजा साहब को अभी सुन रहे हैं। ये लोग तो पाकिस्तान की जनता तो कह रही है कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, वो तो भारत के जो विजय हुआ, जो भारत जीता, उसके साथ खड़े हैं। मोहम्मद रिजवान जो क्रिकेट के माने जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, तो वो सोच के साथ रखते हैं क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो जाते हैं, चाहे वो इनके जो भी ख्वाहिश रखते हैं कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे आज नहीं तो कल। तो ये लोग तो हमास को तो छोड़िए, जहाँ से आइसिस, अलकायदा, जहाँ से सामान लाइदन की लास्ट ये होती है, उसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन होता है जहाँ से वो अपना पूरा चलाता है, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, आप नाम लीजिए ना, जितने भी ये दहशतगर्दी के जो ये हैं, वो वहाँ कहाँ से निकलता है? इसी पाकिस्तान से ना, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो मुझे बड़ा कुछ ऐसा नहीं आश्चर्य होता कि पाकिस्तान, ये तो मैं मेरे को उठाएंगे, मैं स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा किस तरह ये खड़े होंगे। ये सारे के सारे आपके पैनल में बैठे हुए आज हमास के साथ खड़े हैं, फिर कहेंगे इंडिया ने दे दिया। इंडिया भी तो देता है ना, आइसिस को भी दिया, अलकायदा को भी खड़ा कर दिया था, उसके जैसे मोहब्बत भी दी, इंडिया से ही चलती है। तो इन डॉक्टर साहब को बताएं कि डॉक्टर साहब, बड़े आपका क्या एनालिसिस है, आप नेशनल डिबेट में बैठे हैं जिसको दुनिया सुनती है। अभी देखिए, आज तक इन्होंने इजराइल को ये नहीं किया है रिकॉग्नाइज। 1948 में जब उसने अपने को डिक्लेयर किया, 1950 में इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, 92 में हमारे पास उनकी एम्बेसी है, पूरे हमारी चीजें चलती हैं। आज तक पाकिस्तान ने इजराइल को नहीं रिकॉग्नाइज किया है। हाँ, फिलिस्तीनियों के आड़ में फिलिस्तीन है क्या चीज? ये लोग अरब के वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं है। ये लोग वही हैं, चाहे उसमें पर्शियन हो, चाहे अरब हो, दूसरे देशों में जाके लूट पाट मचाना, लोगों को मारना, वो करते थे, आज भी वही कर रहे हैं।
और आज जब ये बात करते हैं कि हमास क्या है, आतंकवादी, उन्होंने कहा है ना एक एक जितने भी यहूदी हैं उनको मारना है। और क्या कहते हैं, अलास्का फ्लड लाएंगे, अलास्का फ्लड इनकी तीसरी होलिएस्ट बोलते हैं। उसके पहले तो यहूदियों की तो नंबर 1 जगह है ना, वहां पर जीसस क्राइस्ट का भी क्रूसिफिकेशन हुआ। वो कहते हैं कि वो हमारे तो पैगंबर हैं, पैगंबर बोलते हैं, और बोलते हैं कि जितने भी हमारे नबी हुए हैं ये भी वहीं से आए। ये लोग सारे एक हैं, मगर इनकी फितरत यही है, हमारे से निकल के गए, हमें ही मारना चाहते हैं। अब आप बताइए, आप तो ये बताइए ना, 1947 में पहले तो ये हमारे साथ ही थे ना, और ये सारे के सारे हमारे ही डीएनए में हैं। मगर आज जिनको उन लोगों ने जो वहां से आए थे, पर्शिया से आए, अरब से आए, जिन्होंने इनके साथ दुराचार किया होगा जहां से इनकी जन्म हुई है, और उसके बाद आज उसी पाले में बैठे हुए हैं। हमास भी ऐसा ही है। देखिए आज डिबेट आप कर रहे हैं, उस डिबेट के, क्योंकि इनकी रुख उधर है, इसलिए मैं उस तरह से डिबेट कर रहा हूं इनके साथ। तो उस्मान साहब बताएं मेरे को, क्या इनकी डीएनए वही है जो कि वहां से आए थे, जो लुटेरे आए थे, जिनको ये गजनी की बम चलाते हैं, गजनी की रॉकेट बनाते हैं, तो ये लोग और इनके साथ दुराचार करके इनकी नस्ल की तैयारी हुई है। ठीक है, तो आज ये के पास में चलना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि आप अगर ये कहते हैं कि यहूदियों ने फिलिस्तीन की जमीन पर सारा कब्जा कर लिया, वहां बैठ गए, उनकी कोई जमीन नहीं थी, कब्जा है, बंदूक के दम पे चला रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की जमीन कब खाली कर रहे हैं सारे लोग? क्योंकि यहां के तो बासिंदे नहीं थे, यहां आए, कब्जा कर लिया, रह गए। पाकिस्तान खाली ना करे तो पीओके तो कर ही दें कम से कम। चलें ठीक है, हौसला से अब अभी हौसले की बात आ गई, मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूं जी। अब इसमें हौसले की क्या बात है जाहिद साहब? मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूं। अगर आप बोलना स्टार्ट करते हैं, जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर आप बताएं तैमूर लंग के गजनी के बारे में थोड़ा व्याख्या करें, कहां से आए थे वो लोग? थोड़ा सा 1 मिनट नहीं, पीछे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि फलस्तीन पर यहूदियों के तसल्लुत की बात कर रहे हैं। अब ये इंटरनेशनली सतह पर कोई भी जी शऊर इंसान है जो तारीख को समझता है, जिसने हकायक को जो है वो पसे पुष्ट नहीं डाला, वो ये समझता है हकीकी तौर पे फलस्तीन जिस तरह से हिटलर ने मात दी यहूदियों को और 10% उसने छोड़े, उसने साथ ये भी कहा कि मैं 10% इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैंने 90% मारे क्यों थे। तब ये जहां इनको अमेरिका ने कोई पनाह नहीं दी, तमाम ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया यहूदियों को, तो एक जहाज लेकर फलस्तीन जाके पहुंचे हैं, पनाह मांगी उन्होंने वहां पे, पनाह मांगी, छोटी सी पनाह मांगी। आज उन्होंने पूरा रियासत बना ली है। सॉरी टू यूज दीज वर्ड, मगर ये ऐसे लोग जिनको 2 पैसे की अक्ल नहीं है, उनको अब डिबेट में ले आते हैं। इनको इतिहास पता नहीं। हिटलर ने 90% मार दिए, 10% इसलिए छोड़ दिए कि वो दुनिया को बताए। ये यहूदी के नफरत से भरे हुए हैं, ये यहूदी के नफरत से भरे हुए हैं। इनको सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये यहूदी के नफरत में इतने खत्म, सारी टेक्नोलॉजी यहूदी की इस्तेमाल करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी यहूदी की इस्तेमाल करते हैं और यहूदियों को गालियां देते हैं। ये छोड़ दीजिए, ये नेट पे आना, ये यहूदी की टेक्नोलॉजी है। जो फेसबुक पे लगे होते हैं वो यहूदी की टेक्नोलॉजी है। सब तो यहूदी का इस्तेमाल करते हैं और फिर आके यहूदी के खिलाफ बात करते हैं। बेगैरत लोग हैं आप लोग। उन्होंने वहां पर औरतों की इज्जतों को तार तार किया, बिल्कुल नफरत करते हैं उनसे। उन्होंने फलस्तीनियों का हक छीना, उन्होंने वहां पर बच्चों का कत्लेआम किया, वहां पर दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। हम इसलिए नफरत करते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है यहूदियों से नफरत करना, क्योंकि उन्होंने हमेशा से हक छीना है, उसी पैदाइशी का हिस्सा है ना साहब। सुन लिया जी, 1 मिनट, मैं उसामा जाहिद को लेकर साहब आप बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन उसामा जाहिद मुझे बताएं, मुझे बताएं उसामा जाहिद 1 मिनट, अगर आपका लॉजिक ये है, मुझे बताएं कि कितनी पीढ़ियों पहले आप लोग कन्वर्ट हुए, कितनी पीढ़ियों पहले कन्वर्ट हुए, और पहले क्या थे? वो तलवार के जोर पे हुए? गजनी के औलाद हैं सब। हमारी जो नस्ल है, हम शेर शाह सूरी की औलाद है, और जो वो अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे बावजूद इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन मसला ये नहीं है कि कौन से कहां पे मसला ये है कि आप अभी जो इजराइल को लॉजिक दे रहे हैं
वो इसलिए दे रहे हैं कि ये आप 100 साल पहले की कहानी सुना रहे हैं, 150 साल पहले की कहानी सुना रहे हैं, तो जाइए हिटलर वाली, और आपकी कहानी 300-400-500 साल पुरानी है। लेकिन लॉजिक तो वही हुआ ना उसामा जाहिद। देखिए ना, कोई कहानी 400 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है, लेकिन लॉजिक पे आएंगे तो वहीं खड़ा होना पड़ेगा कि जमीन खाली करनी पड़ेगी। आपकी अपनी जमीन नहीं है इसका मतलब। हमारे नजदीक एक नाजायज रियासत है इसराइल, जिसका वजूद नहीं है। हम आज भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इसराइल का, ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम रियासतों के लिए वैलिड है। हम आज भी नहीं मानते, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि रियासत है। पाकिस्तान अगर चाहे तो वो तो इंडिया को भी नाजायज घोषित कर दे, भारत को भी कर दे, लेकिन आपके चाहने से क्या होता है? केवल पाकिस्तान ने अगर मान लिया तो इसराइल क्या दुनिया के नक्शे पे नहीं है क्या? वो रहेगा नक्शे पे। उनके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका भी जा रहे हैं, रशिया से भी संबंध रख रहे हैं, इंडिया से भी रख रहे हैं, चाइना से भी रख रहे हैं, उनकी एम्बेसी तमाम जगह पे है। क्या पाकिस्तान में कोई चीज ना होना दुनिया में एग्जिस्टेंस नहीं होगा क्या उसका? शायद आप थोड़ा सा भूल रहे हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान एक तहरीक थी, 2 कौमी नजरिया था, और हमने कुर्बानियां देकर, आपने जिस तरह से जो ट्रेनें भर के लाशों की भेजी हैं पाकिस्तान, हमने कुर्बानियां देकर एक रियासत ली है। लेकिन जो फलस्तीन और इसराइल की बात है, इसराइल एक नाजायज रियासत है, उन्होंने खून करके छीना है। देकर पाकिस्तान नहीं बना, कुर्बानी दी थी तो कुर्बानी देकर पाकिस्तान नहीं बना बॉस। जान ली है आपने सैकड़ों हजारों लोगों की, जिनके कराची और लाहौर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े घर थे, उनको रातों रात उनके परिवारों को कत्ल कर दिया गया। और उसका फर्क आप जानते हो उसामा जाहिद? उसका फर्क आप जानते हैं? यही फर्क किया आपने। जरा बताएं उसामा जाहिद कि जब पाकिस्तान बना तो हिंदुओं की तादाद वहां कितने % थी और मुस्लिमों की तादाद इंडिया में कितने % थी? मसला है, देखिए इजराइल से इशू है, यहूदियों से इशू नहीं है। और यहूदियों की नफरत नहीं है, नफरत नहीं है कहीं भी, ये टेक्निकल चीजें हैं। अगर कोई कह रहा है कि नफरत, सॉरी टू से, नफरत नहीं है यहूदियों से, यहूदियों से मसला। डॉक्टर राजा साहब, नफरत नहीं है तो क्यों नहीं इसराइल को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया? डॉक्टर साहब ये बताए ना, इसराइल को आपने कर दिया रिकॉग्नाइज, आज तक नहीं किया ना? आप छोड़ के, हाँ, यदि नफरत नहीं है, ये आपको नफरत नहीं है तो ये जो घूमने वाले आपके अरब के फलस्तीनियां हैं, फलस्तीनी जिसको आप कहते हैं, कोई निकालती तो अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो टेक्निकली अपने आप को कमजोर आपके पैगंबर तो नहीं रहते ना अलस्का मस में, हमें इशू नहीं है। आप तो नबी की बात करते हैं वहां पर। पैगंबर यहीं पे गजा में आए हैं, फलस्तीन की सरजमीन पर आए हैं। कुदरत के साथ ये बुनियादी तौर पे राइट्स की बात है। फलस्तीनी एक तरीके से बैठे में, आप उनको राइट दें। और बात ये कि इजराइल से डॉक्टर राजा काशिफ, आप ये बताएं, केवल एक बात बताएं, मैं सबीना शहबाज के पास ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं, फिर अमित रैना और सना साहब दोनों के पास आऊंगा एक एक करके। क्या राजा काशिफ में आता हूं और इस सवाल का जवाब जरा सोच के रखिएगा। मैं सबीना शहबाज के पास जा रहा हूं। सबीना शहबाज, क्या हमास ने यह हमला करके फिलिस्तीनियों को उनका हक दिला दिया या उल्टा पूरा उत्तरी फिलिस्तीन खाली करने का ऑर्डर जारी करा दिया और बेचारे भागते फिर रहे हैं? ये उनके हक की आवाज उठाई कि उनके लिए जुल्म की एक घड़ी पैदा कर दी? सबीना शहबाज, हमास ने क्या किया? नेशनल डिबेट में बैठ के इधर उधर की आंखों रहते हैं टू दी। राजा काशिफ, एक मिनट। आपके साथ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने खुद ही अपने आप को यहूदी कहा और खुद ही कहा कि हम काफिरों से हारे हैं। तो हमने तो आज तक इंडिया को काफिर नहीं कहा, हमने आज तक यहूदियों को हमें तो यही सिखाया जाता है, हमारे दीन में भी और हमारी तरबियत भी इसी तरह से होती है कि सबको जो है वो इस बड़े तमीज से जो है वो बात करनी चाहिए। बट माजरत के साथ मेरा ख्याल कि वहाँ पर आपके तो आपके दीन ने क्या सिखाया? काफिर किसे कहते हैं, मुझे समझा दीजिए फिर। सर, हमारे दीन में काफिर को काफिर कहने का हक नहीं दिया गया। जो बंदा है वो है, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते। फिर काफिर है कौन? आप मुझे समझा दीजिए, आपने पढ़ा है अपना दीन, मुझे समझाएं। अच्छा, बिल्कुल, मैंने अपना दीन पढ़ा है। आपके साथ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जी ये काफिरों से हारे हैं। आपसे पूछ रहा हूं, उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात अगर आपको पसंद नहीं आई ठीक है, चलेगा, लेकिन काफिर कौन है आप यही समझा दीजिए।
हमारे यहाँ पे तो वो हमारे यहाँ पे तो वो मुसलमान जो शिर्क का नजदीक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी से कोई मांगता वो है मुसलमान एग्जैक्टली वो मुसलमान जो शिर्क करता है वो काफिर है। हमारे यहाँ पर तो मुसलमानों के हवाले से भी कहा जाता है कि वो मुसलमान जो अल्लाह के अलावा किसी चीज को मानता है वो भी काफिर है। तो खुद अपने आप को काफिर कहना, ये तो फिर आप खुद ही जो है वो अपनी टॉपिक कर नहीं मारना चाहिए, काफिर को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। वो भी तो वीक ले रहे हैं उनकी जिंदगी में, और क्या है जितने काफिर को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, जवाब दीजिए। एक मिनट बताइए। आपका जवाब मैं दे देता। इस्लाम में अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जब तक मुसलमानों को तंग नहीं करते। जब वो मुसलमानों के लिए जब तक वो जजिया नहीं देते हैं, अगर जजिया नहीं देते हैं तो उनको मारेंगे। कहां से पढ़कर आ रहे हैं आप अपने इस्लामिक हिस्ट्री? जब तक जजिया मिलेगा तब तक नहीं मारेंगे, जिस दिन जजिया देना बंद कर देंगे उस दिन मारना शुरू कर देंगे। बड़ा तंग करते हैं ना। आप हिंदुस्तान में टैक्स नहीं है। ये झूठ बोलना बंद करिए। क्या जिजिया? अब जिजिया धिम्मी कौन है? धिम्मी किसे कहते हैं? धिम्मी क्यों बनाया गया है? बताइए, धिम्मी कौन होता है? पे रह रहे हैं भाई, वहाँ खिलाफती निजाम में अल्फाजात जो हैं उनको मुख्तलिफ जस्टिफाई किया जाता है। जिस तरह से आप टैक्स बोलते हैं, मुसलमान कुछ रियासतों में उसे जिजिया बोलते हैं। मतलब हफ्ता, इसको हफ्ता बोलते हैं। टैक्स सबसे लिया जाता है, कुछ लोगों से लूट के जो पैसे लिए जाते हैं उसको जजिया बोलते हैं। ये इतिहास कहीं और जगह पढ़ाइएगा, ये टैक्स की स्टोरी कहीं और सुनाइएगा। आप वो टैक्स देते हैं? खिलाफत में मुसलमान भी वही टैक्स देता है क्या? टैक्स वो होता है जो सब पे लगता है, टैक्स वो नहीं होता जो कुछ लोगों पे लगता है, उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं जो सिर्फ कुछ लोगों से और इसलिए लिया जाता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये पैसे दिए जाए। तो इसे हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में हफ्ता कहते हैं और अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन कहते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर आए, मोस्ट वेलकम। आपकी जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं आपको फिराऊंगा पूरे पाकिस्तान में। आपने तो भगा दिए सबको, आएगा कौन? आपने सबको तो भगा दिया। 25% से 1% पे ले आए आप। बांग्लादेश, आप अपने मुसलमानों को नहीं संभाल पाए। आपका दर्द पता क्या है? आपको यहूदी ने हराया 1971 में, यहूदी ने हराया। जनरल जैकब एक यहूदी था, नियाजी खान से सरेंडर करवाया है ना। हम दिल खुले रखते हैं। आप पाकिस्तान आए, यहूदी से मना कर देते हैं। हिंदुस्तान के यहूदी ने हराया आप वजह से। पाकिस्तान के अंदर वहां जाने पर क्रिकेट टीमों पे तो हमला हो जाता है। हम चूंकि क्रिकेट से ही आज की बात शुरू कर रहे थे, उनका तो ख्याल नहीं रख पाते। अमित रैना का क्या ही करेंगे आप सर? आपके स्टेडियम में बम धमाके की धमकी नहीं मिली? दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, तेरा पाकिस्तान वही तो मैं समझा रहा हूँ। फिर उन्हीं दहशतगर्दों के साथ क्यों खड़े हैं हमास वालों के साथ? ये अकल शायद आपको तब सामने आएगी जिस दिन पाकिस्तान जिस बारूद पे बैठा है वो धमाका होगा। कई हो चुके हैं आपके यहाँ, फिर भी नहीं आ रहा है कि दहशतगर्दी सारी दुनिया का मसला है। सारी दुनिया का मसला है तो मजम्मत कौन करेगा? सारी दुनिया, उसमें से पाकिस्तान माइनस कर दें। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द आपको गिनवा दूं उंगलियों पे, अमेरिका, इजराइल और इंडिया दुनिया के सबसे 3 बड़े दहशतगर्द मुल्क हैं। तो वो दहशतगर्द जब आपको टैंक भेजते हैं 65 की लड़ाई में, तो उनसे क्यों लेते हैं? सबसे बड़े दहशतगर्दों से नहीं, F-16 किससे लेंगे? दहशतगर्दों से। कटोरा लेके तो अमेरिका पहुंचते हैं। पैटर्न टैंक किससे लेंगे? दहशतगर्दों से। किससे लिया आपने? दहशतगर्दों के हथियार से इंडिया पे हमला करेंगे और बताएंगे दहशतगर्द अमेरिका है। अभी भी डॉलर उनसे ले रहे हैं। खुद कफील मुल्क है पाकिस्तान के पास, खुद भी हथियार है। पाकिस्तान डॉलर लेंगे उनसे, वही दहशतगर्द है। और वो दहशतगर्द है तो आपने क्या किया उनका? आप जो सरहदों पे दहशतगर्दी करते हैं उनका जवाब देने के लिए हम अगर कहीं से असला ले लेते हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है। दहशतगर्दियों को अपने पास, अपने मुसलमान भाइयों अफगानियों को मारने की दहशतगर्द है, तो आपने उसको बेस बनाने क्यों दिया पाकिस्तान में? अफगानिस्तान के अंदर डॉलर देता है सर, इंडिया ने, अमित रैना साहब, डॉलर देता है। और जहां डॉलर मिलता है वहां ईमान डोल जाता है। किसी जगह से अफगानिस्तान में क्यों घुसा? क्या इंडिया ने साबित नहीं किया कि वो दहशतगर्द मुल्क है? वो तीसरी जंग में कूद पड़ा। अफगानिस्तान में इंडिया का क्या किरदार था, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, उनकी आपका क्या किरदार है? आपका क्या किरदार है? आपका क्या किरदार है? आप कौन है अफगानिस्तान का डिसाइड करने वाले? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप हर जगह शुरू हो जाते हैं।
लंदन में बम पड़ता है तो पाकिस्तानी होता है, अमेरिका में बम पड़ता है तो पाकिस्तानी होता है, ऑस्ट्रेलिया में बम पड़ता है तो पाकिस्तानी होता है, फ्रांस में बम पड़ता है तो पाकिस्तानी होता है, इंडोनेशिया में बम पड़ता है तो पाकिस्तानी होता है। क्यों होता है हर जगह पाकिस्तानी बम लेकर? कोई और काम नहीं है आपके पास? या तो गधे एक्सपोर्ट करते हैं, या गधे एक्सपोर्ट करते हैं, या आतंकवादी एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और कुछ इंडस्ट्री रखी है आपने? कोई और इंडस्ट्री है आपके पास? अब तीसरी शुरू कर ली, भीख मांगने वाली। तीसरी मक्का मदीना तक को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। वहां जेब कतरे सबसे ज्यादा कौन? पाकिस्तानी। वहां भिखारी सबसे ज्यादा कौन? पाकिस्तानी। कम से कम जो दुनिया की होली जगह है, जो जगह जहां पे लोग इबादत करने जाते हैं, ठीक है रैना साहब, एक छोड़ दीजिए कम से कम। अपनी पाक जगहों को तो छोड़ दीजिए। रैना साहब, आप बड़े इजी पिच पे खेल रहे हैं। रैना साहब, आप बड़े इजी पिच पे खेल रहे हैं। ये बैटिंग को सपाट पिच है और आप सिक्सर ना उड़ाएं, और इसलिए ना उड़ाएं क्योंकि हम थोड़ा सा इसको पिच को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पाकिस्तान के सामने इस वक्त मजबूरी यह है कि वो अमेरिका को भी दहशतगर्द कहेंगे, बाद में हाथ उसी के सामने फैलाएंगे? वो इजराइल से भी अगर कोई मदद मिलती होगी तो ले लेंगे, अगर वो डॉलर की शक्ल में देगा तो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सामने हमला करने वाले हमास के लोग ये आईएसआई के साथ भी खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने तमाम नाम लिए, लश्कर फिर से समय गंवाना है, लश्कर है, जैश है। तो ये प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि दहशतगर्दी किस चीज को कहते हैं, या फिर उसके बिना उनका काम चल नहीं सकता है। देखिए राम मोहन जी, जो आपने सवाल किया है कि कि पाकिस्तान क्यों अमेरिका के साथ था, फिर आज उसको ही उससे निकल गया, उसको दहशतगर्द कह रहा है, उसने इंडिया को भी कहा। देखिए, ये तो 3 नाम थे, सब इन लोग शायद पैदा हुए थे उसके बाद भी इन्होंने किया। कहा जाता था अमेरिका फर्स्ट, देन अल्लाह और देन आर्मी। पाकिस्तान में ये डिबेट बड़ी चली। उन्होंने $32 बिलियन ले लिए ये कह के, अमेरिका अल्लाह को नीचे लाए और फिर बोले आर्मी। 34-35 बिलियन डॉलर लिया इन्होंने और बड़े मस्ती में काटे। शायद उस समय जो सबीना है पैदा हुई हों, और इन्होंने बड़े मस्ती किए। और क्या, किस लिए? क्योंकि हमने दहशतगर्द बनाना था। अलकायदा का खड़ा किया। क्या किया इन्होंने अफगानिस्तान में, वो आप देख रही हैं, जहां पर इन्होंने पूरे के वो तो तालिबान तलमीज से बना, स्टूडेंट होते थे, इन सब को उन्होंने दहशतगर्द बना दिया। तालिबान का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट थे, वहां के स्टूडेंटों को इन्होंने दहशतगर्द बना दी। वहां से आज कह रहे हैं कि अमेरिका दहशतगर्द है और इंडिया है, इजराइल है, 3 को खड़ा कर दिया इन्होंने। और ये देखिए किस लिए कि जो आपको मोहम्मद रिजवान साहब ने जो बोला, क्या बोला? चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, क्योंकि इनकी दहशतगर्दी तो खत्म हो गई। पूरा अलकायदा खत्म, आईसिस खत्म, चुन चुन के मारे जा रहे हैं। 15 तो अभी भी मर गए, ये जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, जो भी कह लीजिए, आप देख रहे हैं ना, डेली 2-2 गिरते हैं, खुद इनके लोग मार रहे हैं। जानते हैं पाकिस्तान के लोग भी, जानते हैं हमास के लोग भी, जानते हैं दुनिया के लोग भी कि इजराइल कैसी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी उसको इतने बड़े हमले से उकसाना, क्या इसका कोई रोल नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान का रुख बहुत पहले से साफ है। क्या मासूम फिलिस्तीनियों को बलि का बकरा बनाकर नहीं छोड़ दिया गया है इस वक्त? देखिए राम मोहन साहब, जो वहां की ऑपरेशंस हैं, आप बोलिए 20 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्थ गाजा को ही खाली करने के लिए कहा गया, 20 किलोमीटर, टोटल 41 किलोमीटर है। तो आप वाडी गाजा, जो गाजा रिवर है, उसके आप साउथ में आ जाइए और फिर करें। एक इलाका है खान यूनिस, क्योंकि वहां पर भी वहीं से जो मोहम्मद दैफी हैं उसी रिफ्यूजी कैंप से निकले हैं और वहां पर बहुत बड़ा उनका तंत्र है, इसलिए उसको भी बम्बार्डमेंट हो रही है। अभी बात क्या है, ये आप कहते हैं 20/10 किलोमीटर जो मेडिटेरियन के है, ऊपर से भी एब्सोल्युटली चोक्ड है। इसको सीज कहते हैं, सीज ऑफ गाजा। और सीज ऑफ गाजा में आप देखिएगा, इनको कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली। इन्होंने कहा टनल बना लिए, टनल। इन्होंने हिजबुल्ला को देख करके टनल बनाया। हिजबुल्ला का टनल खुलता है उनके नॉर्थ लेबनान में, और इन्होंने
तो अनपढ़ लोग हैं। और यहां पर आपको जान करके बड़ा हैरानी होगा राजा साहब कि जितने भी आईएसआई के हमास में ये इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इनको टेक्निकल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट, क्योंकि वो तो अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या पता कि कैसे करना है। अभी जो इजिप्ट है उसने भी टनल को बंद कर दिया है। तो इन्होंने जो और कहीं नहीं है ऑपरेशन, ये देखिएगा इनको बढ़ाते रहेंगे, वहां से सारे लोगों को निकाल दिया है। अभी जो मारे गए चुन चुन करके, हमास के चुन चुन करके मारे गए, एयर चीफ मार दिया, उनके पॉलिटिकल विंग के लीडर को मार दिया, उनके इकोनॉमिक लीडर को मार दिया। अभी 2 लोग हैं, एक तो मोहम्मद दैफी है और अहिया सैनिवार है। और सैनिवार उसमें मोहम्मद दैफी का लोकेशन शायद साउथ में कह रहे थे, तो वहां पर भी हो रही है। इनको कोई जल्दी नहीं है, ये पूरे चाहे इजरायलीज आर द एक्सपर्ट फॉर क्या दिस, उनको केवल फिक्र है कि 150 लोग जो हैं, इसलिए 10,000 को उन्होंने अलाउ किया है। और देखिए उनका जो सैरियट मटका है, जो कि विश्व के अंदर में आपने सुना होगा द रेड ऑन अंटबे, वही 10,000 लोगों के साथ 2 यूनिटें हैं, एलोम और उनके बाद जो ऑर्किड यूनिट है, वो अपने सेलेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। तिल तिल के मारे जाएंगे हिमास के, जैसे उसामा बिन लादेन को मारा गया था ना टोबाबाद में। और ये लोग जो बैठे हैं पैनल में, ये लोग भी तो उस समय सपोर्ट कर रहे थे ना। क्या हो गया कि आर्मी के गेट के ऊपर, वहां पर स्टाफ कॉलेज है ना, आपको पता ही होगा राजा साहब, वो आर्मी की गेट के, क्योंकि स्टाफ कॉलेज है जैसे कोटा में, जैसे उसी तरह हमारे यहां वेलिंगटन में है, उसके गेट में आपने रखा था उसको। कैसे आपने नेवल सील ने मारा? तो देखिए आज के दिन में सबीना ये समझने की चेष्टा कीजिए, हमास के साथ जिस तरह से आपके दिन पूरे हो गए, ये जितने भी दहशतगर्दी का नाम ले ले जो आपकी तंजीमें हैं, वो तो खत्म, चुन चुन के मारे जा रहे हैं। हमास खत्म हो गया, हिजबुल्लाह का कोई औकात नहीं रहा, क्योंकि वहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गई हैं। आपकी भलाई आज में है, क्योंकि आपको तो कोई मानता ही नहीं। पूरा ओआईसी पाकिस्तान को मुस्लिम स्टेट मानता ही नहीं, जकात तक नहीं देता। आपने कहा ना जकात पे जिंदा होते हैं, भीख के कटोरे लेके चलते हैं। आज वो देना नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया नहीं देना चाहता, कतार नहीं देना चाहता। हाँ जनरल सिन्हा, सपोर्ट एक होता है कि हमने मुंह जुबानी कर दिया। अगर आपको फिलिस्तीन के लोगों की इतनी चिंता है, आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो सपोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? जुबानी जमा खर्च वही ईरान भी कर रहा है। एक सेकंड लूंगा राजा वर्मा, इनसे सुनने से पहले एक सवाल से करूंगा, एक सवाल प्लीज। देखिए ये कहते हैं, एक सेकंड, टर्की को बोले थे बड़ा हमारा जानी दोस्त है, एक है हम बनाएंगे। टर्की के वहां पर जलजला आया, जब जलजला आया तो टर्की ने जो इनको सामान भेजा था इनके फ्लड में, वही सामान टर्की ने इनको आने नहीं दिया। ये है, बताएं राजा साहब इसके बारे में। टर्की के अंदर में जो भेजा था ना, जो पूछ रहे हैं राजा मोहन साहब, जवानी खर्च तो करेंगे, मटेरियल करे तो पहुंच जाइए वहां, भेजिए अपने लोगों को, भेजिए पाकिस्तान आर्मी को, भेजे ना गाजा। नहीं, जुबानी जमा खर्च है ना, वो तो ईरान बगल में बैठा है। जो वो ये कह रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो भेज दिया आपके, इजराइल नहीं रुकेगा तो, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है फिलिस्तीन का कि हमारे 3,000 लोग मार दिए। अब 3,000 लोग मार दिए, निर्दोष लोग मारे, यह फिलिस्तीन का स्टेटमेंट है। और फिलिस्तीन के इस स्टेटमेंट के बावजूद ईरान कह रहा है कि अभी इजराइल करेगा तो हम देखेंगे। कब देखेंगे, क्या करेंगे? मेरा यह सवाल है कि जो वहां के बेकसूर लोग हैं, निर्दोष हैं, जो हमास के अंदर नहीं हैं, वो आम नागरिक हैं, सिविलियन हैं, उनको क्यों सूली पे चढ़वाने पे तुले हुए हैं आप लोग बोल बोल के? जी मैं बात करूं सर, जनरल साहब आपकी इजाजत हो? बोले काशिफ जी, दिया करें। जनरल साहब देखिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, मैं उसके बाद आपको चुप होकर सुनता हूं। आप भी देखिए, एक बड़ी डिबेट है, उस पर आप भी मुझे सुन लें, अच्छा लगेगा। खूबसूरत आदमी है तो अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। यदि हमारे डिबेट से कुछ समझ में आ रही है, राजा मोहन साहब भी यही समझाना चाह रहे हैं, अमित रैना भी यही समझा रहे हैं। देखिए समय है, ठीक से ना साहब, वो रिप्लाई कर रहे हैं आपका, उत्तर दे रहे हैं, बन गया ना। ठीक सर, प्लीज। हाँ अच्छा, देखिए मैंने सबसे पहले बताएं, अरे जनरल साहब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली बात कि जैसी मेरे सामने, आपके सामने एक साहब ने कहा क्या में नफरत है, ये वो, मैंने आपके सामने कहा कि देखें हमारे मसले नफरत के नहीं है, मसले टेक्निकल है, स्टेट्स के इश्यूज होते हैं और उसमें मोहब्बत नफरत नहीं होती। नफरत और मोहब्बत जो लव रेट रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, वो कहीं और नहीं है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान आपको हमास में
अगर ऑफिशियली देखें तो डायरेक्टली आपको कहां नजर आता है, या इजराइल के उस पूरे केस में आप घसीटते हैं पाकिस्तान को। मैं ये पूछता हूं, जनरल साहब मुझे जवाब नहीं देते, कि जब आपके अजीत डोभाल साहब 2014 में जाते हैं दाइश से मिलने, वहां पे आपकी 7 कंपनियां जिनकी यूरोपियन यूनियन लिस्ट देती है, आप उसका मुझे जवाब नहीं देते कि आप लोग क्या कर रहे हैं जनरल साहब। राजा काशिफ, आप तो राजा काशिफ, मैं पूछ रहा हूं कि आपको फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है, आप क्या कर रहे हैं उसका? पूछ रहे राजा साहब को दूंगा मैं। राजा साहब, अच्छा हमारे सुने, आपने सवाल किया, मैं जवाब देता हूं कि क्या कर रहे हैं हमारे डोभाल साहब। आप सुने ना, आज डोभाल साहब के नाम से आप भी आपके भी आप लोग भी पैर कांपने लगते हैं। आपके पार्लियामेंट में कहता है ना ये बात, आपके पार्लियामेंट में आते हैं कि डोभाल साहब, अभी तो सभी दहशतगर्द में सारे उनके पैर कांप रहे हैं। सुने, आपने डोभाल साहब के ऊपर में बात किया, 2014 की बात करी, और आपको यह पता होना चाहिए डोभाल साहब थे ही नहीं। 2014 की बात कर रहे हैं ना, देख लेना, गूगल है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ही नहीं 2014 में डोभाल साहब। आप देखिए ना, उठा के देखिए। तो मैं क्या डिबेट करूं आपके साथ? आपने कहा वो दाइश के पास पहुंच गए, नहीं ना, आप कहा दाइश के पास पहुंच गए, मैं क्या करूं आपके साथ, क्या डिबेट करूं? आप यही कहते हैं 2000, आप कहते हैं आप डोभाल साहब को हेट करना चाह रहे हैं ना, यानी कि आपने दाइश को दाइश का नाम ले लिया। राजा काशिफ, आपको डोभाल साहब बड़े प्यारे हैं, खत्म हो गया। आपको अजीत डोभाल बड़े प्यारे हैं कि फिलिस्तीन से प्यार है? आपको फिलिस्तीन के लोगों से प्यार है ना, आपको गाजा के लोगों से प्यार है? राजा काशिफ, किससे आपको प्यार है? उनसे है ना। मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं कि उनकी क्या मदद कर रहे हैं। देखें, हम इखलाकी तौर पे जो चीज हो सकती है वो हम खड़े में, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि हम वहां पे जो है इंडिया की तरह क्या वेपन सेल करें दाइश को, या जाके हम वो करें? आप क्या मदद कर रहे हैं आप उनकी? आपने नुकसान क्या किया वो मैंने बताया। डॉक्टर साहब, आपने तो ये कहा था पाकिस्तान, आपने नुकसान क्या किया वो मैंने बताया। 3000 लोगों की जान चली गई, अभी भी उनके टैंक खड़े हुए दरवाजे पे, तो हम तो अभी भी आईडीएफ अंदर घुसने जा रही है, वेपन ले जाएंगे वहां। भूखे तो आप हैं, आपके तो पंडित भूखे। आपने तो ये कहा था ना, आपने उनको ये यकीन दिलाई थी फिलिस्तीनियों को, आतंकवादियों को, चाहे वो गाजा पट्टी में हो, चाहे वेस्ट बैंक में हो या हिजबुल्लाह हो। आपने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ पूरा खड़ा है आपके पीछे, आप बढ़ो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। यही बात कही थी ना आप लोगों ने, इन आतंकवादियों को यही बात बताया था। आपने दाइश को कह दिया, अलकायदा को भी कहा कि भारत पाकिस्तान के पास जी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं, अरे यही तो इमरान खान साहब कहते रहे कि फिक्र मत करो, हमारे पास न्यूक्लियर, ये इस्लामिक बॉम्ब है। आपका तो कहना है कि इस्लामिक बॉम्ब है ना ये। अरे भाई घसीटते हैं, ये बताइए, वेपन आप भेजते हैं। आपने कहा था राजा काशिफ कि जो हमारे पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम है वो एक इस्लामिक बम है, कहीं पर भी कुछ होगा तो हम इसका मुंह फोड़ देंगे। आप कह रहे थे ना, आपने नहीं देखा पुलवामा जब हुआ तो बालाकोट हुआ तो कहते तो कोई आधे केजी का है, आधे केजी का है। डॉक्टर राजा काशिफ के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जुबानी जमा खर्च और होता है, गीदड़ भपकी देना और बात होता है, मदद करना और बात। किसी को जंग में आप धकेल दें, किसी को जंग में आप धकेल दें ये इस यकीन पे कि तुम्हारे कंधे पे मेरा हाथ है, और फिर कहें कि मैं तो केवल कंधे पे हाथ ही रख सकता हूं। मामले के पीछे खड़े हैं, तकनीकी वजह जाने ना। फिर स्टेटमेंट देते वक्त, भाई स्टेटमेंट देते वक्त आपको टेक्निकलिटी नहीं पता क्या? उसामा जाहिद, उसामा जाहिद को मैं इन कराना चाहता हूं। उसामा जाहिद साहब जरा बताएं मुझे कि ईरान ने, लेबनान ने, कतर ने, पाकिस्तान ने हवा भर दी हमास के अंदर कि जाओ लड़ लो, जंग लड़ लो। अब जब मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन के लोग, टेक्निकल पॉइंट है, तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट ही तो बता रहा हूं मैं आपसे कि जाओ जंग लड़ लो, बेचारों को छोड़ दिया। इस पर मैं भी एहतजाज करता हूं। उसामा जाहिद, क्या मदद कर रहे हैं आप लोग? इस पर मैं भी एहतजाज करता हूं कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ज़बानी कलामी तो साथ मौजूद हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बयानबाजी तो कर रहे हैं, वो टेंट खाने वहां पर पहुंचा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे हमास के साथ इस वक्त कोई नहीं है। अमली तौर पे जाना चाहिए था। ये मेरी बाकायदा तौर पे ईरान अगर बार बार कहता है
कि उसने जो है हमास को जो है वो हर तरह से सपोर्ट करेगा, और असल में ईरान की तरफ से ही हमास को लॉन्च किया गया। ईरान की सपोर्ट कब दोस्त हो गया। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।